हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, जिसका नाम है। इसकी हम एक महामैराथन क्लास देखेंगे और इसमें हम सभी के सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास का हम करेंगे शुभारंभ। एक बार आप क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास और पढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन को विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है कि भाषाई कौशल क्या है, लैंग्वेज स्किल क्या है। तो भाषा मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। मतलब भाषा जो होती है मनुष्य के विचार और भाव को प्रकट करने का, अभिव्यक्त करने का एक क्या होती है, माध्यम होती है। मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को बोलकर या फिर लिखकर क्या करता है, प्रकट करता है। एक चित्रकार के भाव की अभिव्यक्ति उसकी तस्वीरों में होती है, जिसे आँखों के माध्यम से समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आगे हम कि जो भाषा है ये मानव भाव की अभिव्यक्ति का एक क्या है, माध्यम है। यह विचार विनिमय का एक साधन है, मतलब विचारों का आदान प्रदान करने का भी एक साधन होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो भाषा होती है ये मानव के भाव की अभिव्यक्ति का क्या होती है, एक माध्यम होती है। अब हम देखते हैं भाषा अभिव्यक्ति के मुख्यतः कितने रूप होते हैं। तो 2 रूप होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा अभिव्यक्त करने के कितने रूप हैं, उनको लिखिए, तो 2 रूप होते हैं। कौन कौन? बोलकर और लिखकर। मतलब हम अपनी भाषा को बोलकर किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, और लिखकर। तो भाषा अभिव्यक्ति के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, बोलकर और लिखकर, मतलब बोलना और लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम भाषा की प्रकृति एवं विशेषताएँ। भाषा की प्रकृति और विशेषता क्या होती है, तो ये देखते हैं। भाषा एवं विचारों में एक विशिष्ट संबंध होता है, मतलब कि भाषा और विचार के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। विचारों के बिना भाषा का कोई महत्व नहीं होता है। कहने का मतलब है कि विचार है ना, अगर हमें प्रकट करना है तो हमें कोई ना कोई भाषा रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक है ना, अगर देखा जाए जैसे कि पक्षियों की अपनी अलग भाषा होती है, ऐसे मनुष्य की अलग है, जानवरों की अलग होती है। तो विचार के बिना भाषा का कोई महत्व नहीं होता है। हम कह सकते हैं विचारों के माध्यम से ही ध्वनि उत्पन्न होती है और ध्वनियों से विचार उत्पन्न होते हैं। मतलब विचार के माध्यम से जब हमारे माइंड में क्या आते हैं, विचार आते हैं, तो उनसे क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, और ध्वनि से क्या होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं। तो विचार भाषा मानव जगत की क्या है, विशेषता है। जो विचार है और भाषा है ये मानव जगत की क्या है, एक विशेषता है। आगे हम देखते हैं अगला जो है पॉइंट है, ये रहा पॉइंट है कि भाषा जो है अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। मतलब भाषा अभिव्यक्ति करने का एक सांकेतिक साधन भी होता है। अगला, भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। कहने का मतलब है जैसे कि हमें किसी पेड़ के बारे में पहले जानना है, ठीक है। तो पेड़ को तो एक प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन है, फिर उसके बारे में हम उसकी शाखाओं और ब्रांचों के बारे में जानते हैं अलग अलग। तो जो भाषा होती है ये कठिनता से सरल की ओर होती है, मतलब सरलता की ओर होती है। जैसे कि टेलीविज़न को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, टीवी कहकर बोल देते हैं, है ना। अगला देखते हैं ऑप्शन, भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। मतलब भाषा को क्या करते हैं, हम अर्जित करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि भाषा का संबंध वंशानुक्रम से नहीं होता है, ठीक है ना। भाषा का जो क्रम है ये वंशानुक्रम से नहीं होता है। भाषा एक क्या होती है, अर्जित संपत्ति होती है ना। आप किसी भी भाषा को अर्जित कर सकते हैं कुछ समय तक उसको देकर, है ना, क्योंकि भाषा का संबंध वंशानुक्रम से नहीं होता। मतलब कि ये जो होती है ये आपकी वंशानुक्रम नहीं होती, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली नहीं होती है। बालक आरंभ से ही अपनी भाषा अपने आसपास के वातावरण से सीखकर ही बोलता है। तो जो बालक है वो आरंभ से ही अपनी भाषा अपने आसपास के इन्वायरमेंट से ही सीखकर क्या करता है, बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं भाषा का महत्व। भाषा का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा नंबर 1
भावात्मक विकास। भाषा का महत्व में नंबर 1 पॉइंट हमने लिया भावात्मक विकास। तो बचपन में ही बालक श्रवण मतलब कि सुनकर और अनुकरण प्रक्रिया द्वारा मातृभाषा को सहज मतलब कि सरलता से आत्मसात कर लेता है, मतलब कि सीख लेता है। तो बचपन में आपने देखा ही होगा जो बालक है क्या होता है वो सुनकर और अनुकरण कर मतलब कि दूसरे को जो बोलते हैं उनको सुनकर वही चीज़ को दोहराना अनुकरण कहलाता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा मातृभाषा को क्या कर देता है, सहज ही आत्मसात कर लेता है, मतलब बहुत ही आसानी से उसे सीख लेता है। तो मातृभाषा बालक के अंतःकरण की भाषा बन जाती है। तो मातृभाषा जो होती है ये बालक के अंतःकरण की भाषा बन जाती है। अगर देखें अकॉर्डिंग टू कॉलरिज ने क्या दिया है भाषा का कि भाषा क्या है, तो इनके अनुसार देखते हैं कॉलरिज के अनुसार मातृभाषा मनुष्य के हृदय के धड़कने की क्या है भाषा है। तो ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आ सकता है ना, और ऑप्शन में दे सकता है कि ये कथन किसका है। तो जो मातृभाषा है ये मनुष्य के हृदय के धड़कने की क्या है भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमने देखा भाषा के महत्व में पहला पॉइंट भावात्मक विकास। अब हम देखते हैं दूसरा व्यक्तित्व का विकास। दूसरा है व्यक्तित्व का विकास। तो बालक के मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने से उसके शारीरिक अवयवों पर दबाव नहीं पड़ता। बालक के मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने से उसके शारीरिक अवयवों पर क्या होता है, दबाव नहीं पड़ता। बालक में सुनने, लिखने, बोलने तथा पढ़ने आदि से संबंधित इंद्रियों का विकास भी ठीक प्रकार से होता है। मातृभाषा से मस्तिष्क तथा हृदय मातृभाषा से मस्तिष्क तथा हृदय स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो आपने देखा कि भाषा का महत्व का ये दूसरा पॉइंट हमने लिया। अब हम देखते हैं पठन। ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आइए जानते हैं अब पठन के बारे में जानते हैं। रीडिंग है ना, तो पठन का अर्थ देखते हैं क्या है। ये आपके हिंदी में भी ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि इसका नाम ही है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन। इसमें हम कुछ गणित के भी फैक्ट सीखेंगे अभी आगे। हम देखते हैं पठन का क्या अर्थ होता है। देखते हैं पठन भाषा शिक्षण का एक व्यावहारिक रूप है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्ट तथा समझ लेता है। तो कहने का मतलब है जो पठन है भाषा शिक्षण का एक क्या है, व्यावहारिक रूप है। भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा देता है, मतलब प्रकट कर देता है, और दूसरे के विचार को जो है क्या करता है, स्पष्ट रूप से समझ लेता है। तो ये समझ में आ गया होगा पठन का अर्थ। आगे हम देखते हैं भाषा के रूप। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। मतलब किसी भी भाषा को हम ओरली या फिर राइट करके मतलब लिख करके प्रकट कर सकते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। इसी में पूरा आपका ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, एक एक लाइन आप देखना। तो लिखित भाषा को पढ़ने तथा पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्रिया को ही पठन कहा जाता है। अगर कहा जाए कि पठन किसे कहते हैं, है ना, डेफिनेशन पूछी जाए कि पठन को परिभाषित कीजिए, तो ऊपर जो भी हमने पढ़ा वो पठन की परिभाषाएं थी। तो ये पठन का अर्थ आइए जानते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित भाषा। तो लिखित भाषा को पढ़ने तथा पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्रिया को ही पठन कहा जाता है। मतलब किसी भी भाषा को पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ समझने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, पठन कहलाती है। अर्थ और बोध पठन क्रिया के आवश्यक तत्व हैं, इसको भी याद रखेंगे आप। अर्थ और बोध ये पठन क्रिया के क्या है, मुख्यतः आवश्यक तत्व है। आगे देखते हैं उमा मंगल के अनुसार परिभाषा देखते हैं पठन की। तो लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कहा जाता है। मतलब इन्होंने बताया कि लिखित सामग्री को पढ़ते हुए, मतलब किसी कोई भी, जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं क्लास हमारी, ये लिखी हुई सामग्री है और इसको पढ़कर आप, है ना, जैसे कि आप अपने बुक को पढ़कर उसे अर्थ ग्रहण करें तो अर्थ, तो ये जो क्रिया होती है क्या कहलाती है, पठन कहलाती है। तो उमा मंगल के अनुसार लिखित सामग्री को पढ़ते हुए उसे उसका अर्थ ग्रहण करने की जो क्रिया है वो पठन कहलाती है। समझ में आगे होगा। आगे हम देखते हैं कि पठन के उद्देश्य क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। पठन के उद्देश्य देखते हैं हम, पर्पज ऑफ रीडिंग। नंबर 1 पहला है पठित विषय वस्तु का केंद्रीय भाव ग्रहण करना। मतलब पठित विषय वस्तु, किसी कोई भी विषय वस्तु को पढ़कर उसका केंद्रीय भाव को ग्रहण करना। दूसरा है पठन का उद्देश्य पढ़ाते समय शुद्ध एवं अशुद्ध वर्तनी में अंतर स्पष्ट करना, ठीक है ना। नंबर 3 है भय, आश्चर्य,
शोक आदि भाव के अनुसार विषय वस्तु को बढ़ाना, जहाँ पर भय हो उसको भय के अनुसार फेल करना, जहाँ पे आश्चर्य का माहौल हो उसे आश्चर्य के द्वारा प्रकट करना। ठीक है ना, ये जो है एक पठन का ये भी एक उद्देश्य है। अगला डी पॉइंट, अगला उद्देश्य मनोरंजन हेतु पत्र पत्रिकाओं, कहानियों तथा अन्य विषय सामग्री को पढ़ने की उत्सुकता उत्पन्न करना। ये सभी के सभी क्या है, पठन के उद्देश्य हैं। इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, 100% हम कह सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला पेज लेते हैं। अब हम देखते हैं अभी पठन के और भी 2 उद्देश्य इधर हमने और लिखे हैं। ये देखिए 4 आपने पढ़ा। देखिए लिखित सामग्री या विषय वस्तु को धारा प्रवाह से पढ़ना। ठीक है, और अगला पॉइंट है एफ, मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ को समझते हुए पढ़ना। ये सभी क्या है, पठन के उद्देश्य हैं। अब हम देखते हैं पठन की उपयोगिता। एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पठन की उपयोगिता, तो नंबर 1, बालक में आत्मविश्वास को बढ़ाने हेतु। पठन की उपयोगिता क्या होती है, तो बालक में आत्मविश्वास को बढ़ाने हेतु, कक्षा में ठहराव हेतु, समझ विकसित करने हेतु, अपनी बातों को बेझिझक कहने हेतु, कल्पना एवं चिंतन शक्ति के विकास हेतु और पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव हेतु ये सभी क्या है, पठन की उपयोगिताएं हैं। तो पठन की उपयोगिता आपने देखा कि पठन के द्वारा बालक में आत्मविश्वास को हम बढ़ा सकते हैं, है ना। कक्षा में ठहराव हेतु मतलब कक्षा में उसको रोकने हेतु, है ना। समझ विकसित करने हेतु, बच्चों में समझ को विकसित करने हेतु ये पठन की सभी उपयोगिताएं हैं। और पठन के द्वारा जो बच्चे हैं क्लास में अपनी बातों को बेझिझक कह सकते हैं और कल्पना एवं उनके अंदर चिंतन शक्ति का विकास करने हेतु, इन सभी की जो है ये सभी के सभी क्या है, पठन की उपयोगिताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं पठन के प्रकार, मतलब पठन कितने प्रकार से हो सकता है। तो इस क्लास को आप पूरा देखना। देखिए अभी ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो धैर्य बना के रखेंगे। अभी आपको हम पूरा का पूरा डिटेल मतलब समझाएंगे एक एक क्वेश्चन को। पठन के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ रीडिंग। तो पठन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। नंबर 1, सस्वर पठन, मतलब कि सस्वर पठन में बालक बोल बोल कर लिखित सामग्री को पढ़ते हैं। ठीक है ना, मतलब स्वर सहित पढ़ना ही सस्वर पठन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, सस्वर पठन में जो बालक होता है ये बोल बोल कर क्या करके, बोल बोल कर लिखित सामग्री को पढ़ते हैं, मतलब लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हैं। अगला है मौन पठन, मतलब कि मौन धारण करके पढ़ना। तो मौन पठन में लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को मौन पठन कहते हैं। तो देखो ये सभी अलग अलग परिभाषाएं भी आपसे एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है ना, कि मौन पठन किसे कहते हैं। तो मौन पठन में लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया ही मौन पठन कहलाती है। ठीक है ना। और सस्वर पठन आपने देखा कि उसमें बोल बोल कर जब हम पढ़ते हैं तो वो जो क्रिया होती है सस्वर पठन कहलाती है। अगला टाइप है दृश्य पठन, मतलब कि देख कर पढ़ना। तो शिक्षक बच्चों को भ्रमण पर ले जाएं तथा विभिन्न दृश्यों के बारे में उनसे प्रश्न पूछें और ये क्रिया क्या कहलाती है, पठन की दृश्य पठन कहलाती है। तो कुल मिला के यदि बच्चों को भ्रमण पर ले जाया जाए, टूर पर ले जाया जाए और उन्हें विभिन्न प्रकार के दृश्यों को दिखाया जाए और दृश्यों को दिखाने के बाद जैसे कि जानवर है, ये मछली है, ये शेर है, फिर उसके बारे में पूछा जाए तो ये क्रिया क्या होती है, दृश्य पठन कहलाती है। तो ये सभी पठन के प्रकार हैं। अगला हम देखते हैं अभिनय पठन। अभिनय पठन मतलब जिसमें रोल, जैसे कि आप देखे होंगे है ना, नाटक के द्वारा जिसमें रोल दिया जाता है। तो अभिनय पठन में बच्चों की विशेष रुचि होती है, वह अपने परिवेश को देखकर, सुनकर, है ना, हंसने, रोने, गिरने, डराने, विभिन्न पशु पक्षियों की बोलियों को बोलने का अभिनय करते हैं, मतलब सीखते हैं। तो अभिनय में आपको पता है रोल, जैसे कि 2-4 बालक को लिया जाए और उनको एक रोल दिया जाए प्ले करने के लिए, है ना, नाटक की तरह। तो ये है अभिनय पठन। तो देख रहे हैं आप, इसमें तो कुछ भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है, अगर ये अलग अलग भी आपके शॉर्ट में भी आ सकते हैं और अगर लॉन्ग में आएगा पठन के, है ना, प्रकार, तो आप देख ही रहे पूरा लिख देंगे। तो किताबों में दिए गए चित्रों के मदद से बच्चों को चित्र पठन कराया जा सकता है। तो जो चित्र पठन की क्रिया होती है इसमें क्या होता है, किताबों में बने हुए चित्रों को बच्चों को समझाना और उसके द्वारा बच्चों को पठन कराना चित्र पठन कहलाता है। अगला अक्षर पठन। तो इसमें क्या होता है, फ्लैश कार्ड के माध्यम से
बच्चों में अक्षर पठन की योग्यता विकसित की जा सकती है। किसके द्वारा? फ्लैश कार्ड के द्वारा। अगला हम देखते हैं मात्रा पठन। मात्रा पठन में शब्द पठन कर लेने पर, शब्द का पठन कर लेने पर बच्चों से मात्राओं वाले शब्दों का पठन कराया जाता है। मतलब कि कोई भी अक्षर मिला मिला के पढ़वाया जाता है वर्णों को। जैसे कि राम लिखना है तो रा में बड़ा की मात्रा और माँ ये मिलकर बन जाएगा राम। तो इस प्रकार से पठन कराना मात्रा पठन कहलाता है। ठीक है। शब्द पठन, तो जब बालक अक्षर पहचानने लगे और उसका शुद्ध उच्चारण करने लगे तब उसे बिना मात्रा वाले शब्दों का पठन कराया जाना चाहिए। जैसे कि र, म, रम, क, म, कम, ऐसे करके, है ना। चलिए समझ में आया होगा यहाँ तक आपको। ठीक है। पेशेंस तो बना के रखना पड़ेगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं लेखन, है ना। पठन के बारे में आपने पढ़ा ही, अब हम देखते हैं लेखन। तो लेखन का अर्थ क्या होता है? आइए देखते हैं लेखन का अर्थ। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब हम अपने विचारों तथा भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कौशल कहते हैं। और लिखने की प्रथम सीढ़ी चित्रकारी होती है बच्चों में, है ना। उनको चित्र के द्वारा सिखाया जाता है। तो लेखन किसे कहते हैं? तो जब हम अपने विचारों तथा भावों को लिखकर अभिव्यक्त करें, किसी के सामने प्रकट करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेखन कहते हैं, मतलब लेखन कौशल कहते हैं। और जो लिखने की प्रथम सीढ़ी होती है वो क्या होती है? चित्रकारी। ये भी लाइन आप याद रखेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है ऐसा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी के अनुसार इन्होंने क्या बताया है लेखन को, कि लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए। मतलब इन्होंने बताया कि बच्चों को लिखना सिखाने से पूर्व सबसे पहले बालकों में चित्रकला उन्हें सिखानी चाहिए। चित्र बना के समझाना चाहिए, चित्र के बारे में समझाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही होते हैं। तो ये कथन है किसका? महात्मा गांधी का। ये भी आप याद रखेंगे। स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है कि ये कथन किसने दिया है या कहा है। अब हम देखते हैं लेखन के उद्देश्य, इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं लेखन के उद्देश्य। जूम करते हैं थोड़ा सा ताकि क्लियर दिखे। पहला, लेखन के उद्देश्य का पहला पॉइंट देखिए, विद्यार्थियों को सुंदर, सुडौल तथा स्पष्ट लेख की शिक्षा देना, है ना। विद्यार्थियों को सुंदर, सुडौल तथा स्पष्ट लिखने को समझाना, ये एक लेखन का क्या है? उद्देश्य है। दूसरा, विद्यार्थियों को सुंदर लेखन कला का पूर्व परिचय देना ताकि वे अपने भावों, विचारों को मूर्त रूप से दे सकें एवं दूसरों के भावों को लिपिबद्ध कर सकें। ये दूसरा उद्देश्य हो गया लेखन का। तीसरा देखें आप, विभिन्न विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना सिखाना, कि कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया जाना चाहिए। अगला, विद्यार्थियों के शब्दकोश को सक्रिय करना, मतलब जो विद्यार्थी हैं उनके शब्दकोश को सक्रिय करना, मतलब कि एक्टिव करना, है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगला है मातृभाषा के अक्षरों का वास्तविक स्वरूप चित्रित कर सकने की क्षमता का विकास करना। आगे हम देखते हैं अब लेखन कौशल का महत्व देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल। चलिए देखते हैं। देखिए टाइम तो लग रहा है बट यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेंगे। ठीक है। तो लेखन कौशल का महत्व, और यहाँ से आप, मैं बता दूँ, दो लैंग्वेज आप, मतलब दो विषय को कवर कर रहे हैं। हिंदी भी कवर हो जाएगी इसी में अगर देखा जाए तो, ठीक है ना, क्योंकि ये सब हिंदी के भी पार्ट में हैं। आगे हम देखते हैं लेखन कौशल का महत्व। तो जिस प्रकार से किसी भाषा का पर अधिकार प्राप्त करने के लिए भाषा का सुनना, बोलना, पढ़ना, है ना, ये सभी क्या है? भाषा के क्या होते हैं? कौशल होते हैं। सुब्बू पाली आप याद ही के होंगे, सुनना, है ना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषाई कौशल है का महत्व रखता है। ठीक उसी प्रकार लिखने का भी महत्व होता है। लिखने के महत्वपूर्ण बिंदु है, नंबर 1, दैनिक जीवन में ब्यौरा रखने, जैसे कि हिसाब किताब रखने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, लिखकर हम अपने विचारों को सदियों के लिए अस्थायित्व प्रदान कर सकते हैं, मतलब कि स्टोर कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं वर्ड के बारे में, अब हम जानते हैं। ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं उसके बारे में भी, है ना। अभी तो 2 ही देखा, चलिए 2 ही हमने लिया ही है। चलिए अब आगे देखते हैं हम, ठीक है ना। वर्ड के बारे में जानते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होती है छोटे छोटे क्वेश्चनों की, ठीक है ना। और यहाँ से तो आपके 100% फिक्स क्वेश्चन हैं। देखिए पहले देखते हैं वर्डों के प्रकार, ठीक है ना।
तो चलिए देखते हैं। वर्णों के प्रकार से पहले हम वर्ण के बारे में जानते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, है ना। तो वर्ण का क्या अर्थ है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके हम दोबारा से कोई खंड नहीं कर सकते हैं। अगर खंड कर देंगे तो उसका फिर कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, है ना। जैसे कि छोटा आ है, वाह है, का है, खा है, ये सभी क्या है? वर्ण के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। या फिर किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज के जितने भी वर्ण हैं, है ना, उसके व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे कि वर्णों के प्रकार। अब हमने जान लिया वर्ण किसे कहते हैं, अब हम देखते हैं वर्णों के प्रकार। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? स्वर और व्यंजन, ठीक है ना। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के या अवरोध के मुख से बाहर निकलती है। तो स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो वायु है ये बिना किसी रुकावट या अवरोध के मुख से बाहर निकलती है। और देखा जाए तो यहाँ पे जो स्वरों की संख्या होती है कितनी है? 11 है। कौन कौन सी है? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, रिर, ए, आए, ओ, आओ। तो ये सभी क्या है? स्वर है। तो टोटल इनकी संख्या कितनी है? 11 है। इनकी संख्या कितनी है? 11। तो स्वर वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। और ये कितने हैं? 11 होते हैं। आइए आगे देखते हैं हम स्वरों के भेद। इनके भेद के बारे में पढ़ते हैं। तो मुख आकृति, ओष्ठाकृति, उच्चारण समय तथा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद, मतलब अलग अलग प्रकार से हम जो है इसके भेद प्रकट कर सकते हैं। नंबर 1, मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मतलब जब हम बोलते हैं जो हमारा मुख का आकार बनता है उसके आधार पे इनका वर्गीकरण देखते हैं। तो पहला है अग्रस्वर। अग्रस्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा मतलब जो हमारी जीभ है का जो अग्र भाग है ये केवल सक्रिय रहता है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। आप इनको बोल कर देखिए, छोटा, छोटी, बड़ी, ए, आए, ये जो है क्या है? अग्रस्वर है। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं पश्च स्वर के बारे में। अग्रस्वर हमने देखा, ठीक है, जिनमें हमारे जिह्वा का आगे का जो भाग होता है सक्रिय होता है। अब देखते हैं पश्च स्वर। तो इन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च मतलब पिछला भाग सक्रिय रहता है। जैसे कि बड़ा, ऊ, बड़ा ओ, आओ, इसमें जो होता है हमारा जो जिह्वा है, जीभ है, उसका जो पीछे का सिरा होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। तो ये पश्च स्वर है। अगला संवृत स्वर। तो संवृत का अर्थ है कम खुला होना, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम संवृत स्वर कहते हैं। मतलब ऐसे स्वर जिनको बोलते समय जो हमारा मुख है थोड़ी मात्रा में ओपन होता है, खुलता है, उन्हें हम संवृत स्वर कहते हैं। तो जैसे कि बड़ी, छोटी, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ये सभी क्या है? संवृत के उदाहरण हैं, संवृत स्वर के उदाहरण हैं। आगे अर्ध संवृत स्वर। तो इन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है। कितना? थोड़ा सा और अधिक। तो ए और ओ ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप। अब हम देखते हैं विवृत स्वर। तो विवृत का अर्थ होता है, तो देखिए विवृत का अर्थ होता है अधिक खुला होना, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में जो मुख है वो अधिक खुलता है उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि बड़ा, जब बड़ा बोलेंगे आप तो जो आपका मुख है काफ़ी ज़्यादा ओपन हो जाता है, ठीक है, तो ये विवृत स्वर का उदाहरण है। अब हम देखते हैं अर्ध विवृत स्वर। तो इसमें विवृत स्वर से थोड़ा सा कम तथा अर्ध विवृत से थोड़ा सा अधिक मुख खुलते हैं इसमें। तो इसके एग्जाम्पल हैं आए। कौन है? ए, आए। तो आए जो है इसका एग्जाम्पल है। आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर इनका जो है हम स्वरों के प्रकार देखते हैं, मतलब ओष्ठ की आकृति के आधार पर। नंबर 1 वृत्ताकार स्वर।
तो इनके उच्चारण में होठों का आकार वृत्ताकार अर्थात गोल हो जाता है। जैसे कि छोटा ऊ, बड़ा ओ, आओ, इनको आप बोल के देखेंगे तो जो ओठ का जो आकार होता है ये गोल हो जाता है, मतलब वृत्ताकार हो जाता है। अगला देखते हैं हम दूसरा अवृत्ताकार स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल आकार में न खुलकर किसी अन्य आकार में खुलते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे स्वर को जब बोलते हैं तो इन स्वरों को कहते हैं हम अवृत्ताकार स्वर हैं। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कौन कौन है? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, आए, ये क्या है? आपके अवृत्ताकार स्वर हैं। आगे देखिए तीसरा, उच्चारण या फिर समय मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मतलब उच्चारण के आधार पर हम देखते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं मिलेंगे देखने को एग्जाम में, 100% मैं श्योरिटी ले सकता हूँ। देखिए अगला, देखिए उच्चारण या समय के, तो मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 हर्ष स्वर, तो इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है ना। तो हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है हर्ष स्वर कहलाते हैं। छोटा, छोटी, छोटाऊ और रेर कितने हैं? 4 हैं, ठीक है ना, इन्हें याद रखेंगे आप। ये उच्चारण या फिर मात्रा के आधार पर है। दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर, जैसे कि नाम ही है दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, तो इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। तो दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे कि बड़ा, बड़ी, बड़ाओ, ए, आए, ओ, आओ, ये सभी के सभी क्या है? दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। अगला है पुलुत स्वर, और ये सब पूछा ही जाता है एग्जाम में आपके। तो इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे कि ओम, अगर आप ओम बोलेंगे तो यहाँ पे 3 मात्रा का समय लगेगा। तो ये जो है क्या है? प्लुत स्वर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर, मात्रा के आधार पर था एक प्रकार से, अब हम उच्चारण के आधार पर देखते हैं। थोड़ा सा गलती हुई इसमें, मात्रा के आधार पर था क्योंकि वहाँ पर 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा आपने पढ़ा, ठीक है ना। अनुनासिक स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी बाहर निकलती है अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, है ना। जैसे कि आप बोलते हैं कोई भी शब्द और वहाँ पे आप जो ध्वनि है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है ना। जिसके कि कोई भी आप लिखते हैं उसके ऊपर जब चंद की बिंदी लगाई जाती है, ठीक है ना, वहाँ पे, तो ये जब होते हैं अनुनासिक के स्वर के उदाहरण हो जाते हैं। निर्नासिक, तो यह वह स्वर होते हैं जिनकी उच्चारण केवल मुख से निकलती है, ठीक है ना। ये सभी क्या होते हैं? निर्नासिक स्वर। मतलब ये सभी अलग अलग, है ना, चीज़ों के आधार पर आपने देखा स्वरों का वर्गीकरण। आइए हम आगे बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, समय है ही नहीं। अब हम देखते हैं व्यंजन। क्या देखेंगे? व्यंजन। स्वर के बारे में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। आइए देखते हैं ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। जबकि जो आपने स्वर देखा वो जो होते हैं उनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो स्वतंत्र रूप से होते हैं। और जो व्यंजन है इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है, ठीक है। जैसे कि क, ख, ग, घ। अब का में अगर देखें तो का को जब हम देखेंगे तो आधा का और छोटा आ इससे मिलकर बना होता है का, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या आ गया? स्वर आ गया, ठीक है ना। और जैसे खा है तो आधा खा और आ इसमें रहेगा, तो ये हो गया आपका व्यंजन। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण कर, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। तो व्यंजनों का वर्गीकरण, नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना, मतलब टच करना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा, मतलब जो हमारी जीभ है, ये मुख के किसी भी भाग जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनमें से किसी को स्पर्श करे तो सभी व्यंजन कैसे व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन, है ना, क्या होते हैं? तो ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो जिह्वा है वो मुख के किसी भी भाग को, जैसे कि कंठ, तालु में, दंत, ओष्ठ में किसी न किसी को टच करके ही बाहर निकलेगी। तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या 25 होती है। कितनी? आइए देखते हैं। वर्ग इनके 5 हैं और 5 एक में 5 होता है, 5 वर्ग और 5 25 हो जाता है। तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या देखो कितनी होती है? 25। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कौन कौन? का वर्ग। अब का वर्ग में का से लेकर अंगा तक के वर्ड सभी आते हैं। कितने हैं? 5। ऐसे
और इनका उच्चारण स्थान क्या है अगर पूछा जाए तो कंठ होता है। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इनमें का वर्ग में कितने वर्ण हैं? तो 5 वर्ण होते हैं। ऐसे चा वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, है ना। और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। और जो टा वर्ग है ना, इसमें भी 5 वर्ण हैं और इनका जो उच्चारण स्थान है मूर्धा है। और जो ता वर्ग है इनका इसमें भी 5 ही वर्ण हैं और इनका जो उच्चारण स्थान है क्या होता है? दंत है। और जो पा वर्ग है इसमें भी 5 वर्ण हैं और इनका जो उच्चारण स्थान है क्या है? ओष्ठ है। मतलब इनको बोलते समय जो ध्वनि निकलती है ओष्ठों से होती हुई टकराती हुई निकलती है। और इसकी ट्रिक है इंग्लिश में KTM2, है ना। याद कर सकते हो। K फॉर कंठ, T फॉर तालु, M फॉर मूर्धा, D फॉर दंत, O फॉर ओष्ठ। ये क्रम से है पूरा। क, च, ट, ता और पा वर्ग। और टोटल कितने हैं? 25 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमें मैराथन क्लास है। तो अगर ये मैराथन क्लास है तो फिर इसमें हम पूरा कवर करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। आपने स्पर्श व्यंजन देखा जिनकी संख्या कितनी थी? 25 थी। अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी पूछा जाता है, आप देखे ही होंगे। अंतस्थ का अर्थ है भीतर। अंतस्थ का अर्थ क्या होता है? भीतर। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय जो व्यंजन है भीतर ही रह जाते हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं य, र, ल, व। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। तो य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है और इनका उच्चारण करते समय जो ध्वनि होती है वो कहाँ रह जाती है? अंदर ही रह जाती है, भीतर ही, मुख के भीतर ही रह जाती है। य, र, ल, व अंदर की ओर अगर आप बोल के देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगला ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऊष्म का अर्थ है ऊष्मा या फिर गर्मी, है ना। तो इन व्यंजनों के उच्चारण के समय क्या होता है? घर्षण से, मतलब किसी न किसी भाग से जो जिह्वा है टकराती है, घर्षण होता है ना। तो ऊष्म वायु होता है, मतलब कि थोड़ा बहुत मात्रा में गर्म वायु निकलती है। और इनकी भी संख्या 4 होती है। तीनों के तीनों सा हैं और हा है। ये ऊष्म व्यंजन के एग्जाम्पल हैं। तो इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। आपने देखा कि अंतस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्म व्यंजन 4 है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। अगला देखते हैं संयुक्त व्यंजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट संयुक्त व्यंजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछ लेता है एग्जाम में। तो यह व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त का नाम है कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यंजन जुड़ेंगे। तो 2 व्यंजन जुड़े होते हैं इसमें कम से कम। जैसे कि क्षत्रिय वाला छा है, ये किससे मिलकर बना होता है? कभी कभी तो यही पूछता है। तो आधा का और सकोट वाले सा से मिलकर बना होता है। ऐसे त्रा है जो कि आधा ता और रा से मिलकर बनता है। तो इनकी भी संख्या 4 ही है, ठीक है ना। कितनी है? 4। ज्ञा है जो कि आधा जा और इया से मिलकर बनता है। और स्रा है श्रमिक वाला जो कि सलजम वाले सा, आधा सा और रा से मिलकर बनता है। तो ये सभी संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4, ठीक है ना। अगला देखिए पॉइंट आप लुंठित व्यंजन। और लुंठित व्यंजन का जो उदाहरण है ये पूछ लेता है और रा जो होता है रा, ठीक है ना। य के बाद जो रा आता है ये लुंठित व्यंजन कहलाता है। अगला देखें पार्श्विक व्यंजन। इसका उदाहरण ला होता है। क्या होता है? ला। फिर संघर्षी व्यंजन, तो इसके आपके उदाहरण है ख, ग, ज, फा। इनको भी याद रखेंगे आप, कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखेंगे। अगला देखिए उत्क्षिप व्यंजन, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो इसमें क्या क्या होता है? अंग और क्या होता है? दा और अंग, ये उत्क्षिप व्यंजन के उदाहरण हैं। इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। यहाँ पे देखना दा है कि ढा होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना। अंग और मुझे लगता है ढा ही शायद होना चाहिए, देख लेंगे आप एक बार आप। उत्क्षिप व्यंजन इंपॉर्टेंट है। अनुनासिक व्यंजन, तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाता है, यह अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। जैसे कि का वाले का जो लास्ट वाला है अंगा, क, ख, ग, घ, अंगा, है ना। च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म जो लास्ट वाला है अभी आपने जो देखा था यहाँ पे, है ना, स्पर्श व्यंजन वाले में। तो उसका जो लास्ट वाला होता है वर्ण, जो 5 वर्ग हैं तो 5 वर्ग के जो लास्ट वाले वर्ण होते हैं, जैसे कि इस पहले का में क्या है? अंगा है ना। चा में यह है, टा का अण है, ता का न है लास्ट वाला वर्ण, है ना। टा वर्ग का लास्ट वर्ण न है। ऐसे पा
वर्ड का लास्ट जो वर्ड है म है, ये सभी अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं हलंत वर्ण किसे कहते हैं, और ये देखते हैं हलंत वर्ण। तो जब किसी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा ऐसे की लगाई जाती है ना। यह चिन्ह क्या कहलाता है, हल कहलाती है, और हल युक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाते हैं। तो हल युक्त व्यंजन ही क्या कहलाते हैं, हलंत वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि विद्यालय जब लिखा जाता है तो दा के नीचे अधा ये मात्रा लगाई जाती है, इसको अधा दा पढ़ते हैं हम। चिन्ह जब लिखते हैं तो हा पे लगा देते हैं हम हलंत चिन्ह, तो चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा हलंत। अब विसर्ग के बारे में देखें तो विसर्ग का ये चिन्ह है, ठीक है ना। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, तो ये तो आप जानते ही हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं हम और लेते हैं अगला पेज, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में देखो आए ही हैं, आएंगे भी। समानार्थी शब्दों का आशय स्पष्ट कीजिए, या फिर समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देख सकते हो आप, ये एग्जाम में आ चुका है, 20 में भी आया था, 16 में भी आया था। तो ये जानते हैं समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, समान अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है ना। इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। तो वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। इनके उदाहरण हैं अग्नि, जैसे पर्यायवाची जितने जितने सभी समानार्थी हैं। अग्नि का क्या क्या है, पावक है, आग है, ज्वाला है, अनल है, इस प्रकार से ये सभी पर्यायवाची ही होते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखें आप अहंकार का, दम्भ है ना। दम्भ मीन्स अहंकार, घमंड, अभिमान, सर्प, इसका मतलब अहंकार ही होता है, तो ये समानार्थी शब्द है। अपमान का देखो तिरस्कार, अनादर, निरादर, बेइज्जती, है ना। अमृत का देखें आप सुधा है, मधु है, पीयूष है, सोम है, ये सभी अमृत के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। अगला गृह का भवन है, सदन है, आलम है, आवास है, घर है, ठीक है। तालाब का सर है, सरोवर है, जलाशय है, पद्माकर है। ऐसे पृथ्वी का देखें आप तो धरा है, भूमि है, धरती है, अचला है, वसुधा है। ऐसे आप पेड़ का देखें तो तरु है, वृक्ष है, पादप है, द्रुम है, बिटप है ना। मार्ग का देखें आप तो राह है, रास्ता है, पथ है, गम है। तो ये सभी जो है समानार्थी शब्द हैं, ठीक है ना, या पर्यायवाची शब्द कह सकते हो। संध्या का देखें आप शाम है, सोम है, सांझ है, दिवांत है। तो इन्हें आप याद भी रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स ही है ना, कि आएगा ही आएगा समानार्थी शब्द। तो थोड़ा बहुत और भी आप देख लेंगे, यहाँ पे कुछ हमने लिया है केवल गिने चुने क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्दों के प्रकार, ठीक है। तो जैसे कि नाम ही है कि मैराथन क्लास है, तो इसमें हम पूरा कवर करेंगे, तो थोड़ी सी लेंदी तो भाई रहेगी ही, है ना, क्योंकि पूरा कवर करना है इसमें। तो उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या फिर विदेशी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। अब आइए देखते हैं, तत्सम भी पूछ सकता है आपसे, तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम का अर्थ है उसके संस्कृत समान अर्थ, और संस्कृत भाषा के वे शब्द। अब देखते हैं तत्सम की परिभाषा। तो वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब संस्कृत के ही ये शब्द होते हैं और उनको हिंदी भाषा में भी वैसे के वैसे लिख दिया जाता है। तो वे सभी शब्द क्या होते हैं, बिना अर्थ को बदले हुए, बिना, है ना, तो वो क्या होते हैं, तत्सम। जैसे कि माता, ये संस्कृत है ना, माता है, कवि है, विद्या है, मुनि है, नदी है आदि। तो तत्सम का अर्थ समझ में आ गया होगा आपको कि ये संस्कृत भाषा के ही शब्द होते हैं जिनको हिंदी में ज्यों का त्यों लिख देते हैं। आगे हम देखते हैं तद्भव किसे कहते हैं। तो तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। तो देखते हैं, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। कुल मिला के तो मतलब संस्कृत के शब्द होते हैं, उनको हिंदी में अलग तरीके से प्रकट किया जाता है। जैसे आम लिखते हैं, आम नहीं आग रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, आम्र होता है, अगर आम होता तो आम्र होता है। तो आग, आग का क्या होता है, अग्नि संस्कृत में। घोड़ा हिंदी में है, क्या होता है संस्कृत में, घोटक। दूध हिंदी में, संस्कृत में दुग्ध। दांत, दंत होता है। तो ये सभी क्या है,
तद्भव शब्द हैं। तो तद्भव वे शब्द होते हैं जो होते तो संस्कृत के हैं, लेकिन जब इनको हम हिंदी में लिखते हैं तो इनका जो है अलग ही प्रोनाउंसिएशन होता है, अर्थ सेम ही होता है, लेकिन इनको हिंदी लैंग्वेज में अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अग्नि की जगह पे क्या लिखते हैं, आग लिखते हैं हम, घोटक की जगह पे घोड़ा लिखते हैं। तो ये सब, जबकि तत्सम में देखा था कि सेम वही उठा के लिख दिए जाते हैं संस्कृत वाले शब्द ही। तो देशज देखें तो देशज शब्द वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हैं उन्हें देशज या देसी शब्द कहते हैं। जैसे कि गाड़ी है ना, पेट, खिड़की, लोटा, पगड़ी, चिमटा आदि, ये सभी क्या है, देश शब्द हैं। अगला देखते हैं विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। तो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। मतलब विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में जो शब्द लाए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं, विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी से हिंदी में आ गए हैं शब्द जो, उन्हें विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे रेडियो है ना, ये इंग्लिश है, जबकि हिंदी में लिख देते हैं इसको हम। स्कूल, ये भी इंग्लिश है। गमला, आलू, फर्श, कालीन, दाम, कूपन आदि, ये सभी क्या है, विदेशज शब्द हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं ध्वनि से क्या तात्पर्य है। तो देखते हैं ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि शब्द का सामान्य अर्थ है किन्हीं दो अथवा दो से अधिक पदार्थों को परस्पर टकराने से उत्पन्न होने वाला शब्द। तो ध्वनि वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थों के परस्पर टकराने से उत्पन्न होते हैं। तो इसके साथ साथ विभिन्न पशु पक्षियों तथा मनुष्यों के कंठ से उत्पन्न शब्दों को भी क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि तो सिंपल ही है, आपको पता ही है। ध्वनि है ना, जब तक कोई दो चीज़ें आपस में ना टकराएंगी तब तक ध्वनि उत्पन्न होती ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो हमारे और आपके अंदर क्या है, कंठ स्वर होता है। आप देखें वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से लेरिंग्स क्या बोलते हैं या लेरिंग्स बोलते हैं, वहाँ से जो है ध्वनि निकलती है मुख से। ध्वनि की भाषा देखते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। तो एक विद्वान के अनुसार ध्वनि का अर्थ केवल उन ध्वनियों से है जिनका प्रयोग मनुष्य बोलचाल में करता है, जिन्हें लिखित रूप में प्रयोग करने के लिए विभिन्न लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इन लिपि चिन्हों को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। लिपि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला पेज लेते हैं हम। अब हम देखते हैं, चलिए ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, लगभग 1 घंटे में हो सकता है कवर हो जाएगी। तो देखते हैं हम, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं, देख सकते हैं 22 में भी पूछा गया था, 17 में पूछा गया था। और अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकारों का भी हमें वर्णन करना है। तो आइए जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं। तो मन के भाव या विचारों को पूर्णता और स्पष्टता रूप से प्रकट करने वाला सार्थक और व्यवस्थित शब्द का समूह जो होता है क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो मन के भाव या विचार को पूर्णतः और स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाला जो सार्थक और व्यवस्थित शब्द का समूह होता है वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार देखते हैं, 5 होते हैं, याद रखना। पहला है विधि सूचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में किसी बात के कहने या कार्य के होने का बोध होता है उसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं आता हूँ, यहाँ पे क्या है, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। ठीक है ना। अगला है निषेध सूचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में बात या कार्य के ना होने का बोध होता है वे निषेध सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं नहीं आऊँगा, मतलब निषेध का मतलब है मना करना, है ना, किसी भी कार्य को ना करना निषेध एक प्रकार से है। अब यहाँ पे वाक्य है तो ऐसा वाक्य जिसमें किसी चीज़ का ना होना पाया जाए, जैसे कि मैं नहीं आऊँगा, इसका मतलब है कि मैं नहीं आऊँगा नहीं, ये है। अगला आज्ञा सूचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, जैसे कि जाओ अपना काम करो, जैसे कि आपने किसी से कहा कि जाओ अपना काम करो, ठीक है ना, ये हो गया। अगला प्रश्न सूचक वाक्य। तो वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, नाम ही है प्रश्न सूचक। जैसे कि तुम कौन हो, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा कि तुम कौन हो या आप कौन हो। अगला विस्मय सूचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में विस्मय मतलब हर्ष, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, बहुत ज़्यादा दुख एवं आश्चर्य का बोध होता है, विस्मय सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि अरे यह क्या हुआ, है ना, अरे यह क्या हुआ। या फिर कहा जाए कि हाय वह मर गया, है ना, अरे वाह क्या बात है।
तो यहाँ पे ये विस्मय सूचक वाक्य है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, विधि सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक वाक्य होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और लेते हैं अगला कुछ। अब क्योंकि इसका नाम ही है चैप्टर का आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, तो कुछ गणित से भी संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाएगा जो कि एग्जाम में पूछा गया है या पूछेगा। शून्य की संकल्पना से आप क्या समझते हैं? तो आइए जानते हैं कि शून्य की संकल्पना क्या है और बच्चों को आप इसका ज्ञान किस प्रकार देंगे, कैसे बताएंगे कि शून्य क्या है ना। तो गणित की संक्रिया में शून्य का महत्व, देखो ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है, फिर भी रिपीट हो सकता है एग्जाम में। तो गणित की संक्रिया में शून्य का महत्व आइए देखते हैं। तो किसी भी संख्या को लिखते समय, अब गणित की संक्रियाएं अगर पूछे क्या क्या होती हैं, तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये गणित की संक्रियाएं होती हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गणित की संक्रियाएं क्या है, तो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये गणित संक्रियाएं होती हैं। तो आइए देखते हैं हम। किसी भी भाषा को लिखते समय यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के स्थान पर कोई भी अंक नहीं है तो उसकी जगह शून्य लिखते हैं। यथा यदि संख्या 8012 है तो इसके अंकों में निम्न प्रकार लिखेंगे, है ना। जैसे कि 8012 बोला जा रहा है तो ये रहा, तो ये तो 812 हो जाएगा। तो एक स्थान पे यहाँ पे खाली होगा क्योंकि सैकड़े का स्थान खाली हो रहा था, यहाँ क्या भरा जाएगा, शून्य। अब ये क्या बन जाएगा, 8012। ठीक है ना। अगला देखते हैं, अब आगे देखते हैं शून्य का इतिहास, मतलब शून्य कैसे आया, कहाँ से आया। तो यह निश्चित रूप से अभी तक ज्ञात नहीं है कि शून्य का आविष्कार किसने और वास्तव में कब किया, लेकिन कहा जाता है कि शून्य का आविष्कार किसने किया है, आर्यभट्ट जी ने दिया है। ठीक है ना। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई अभी निश्चित जो है साक्ष्य नहीं है, परंतु इसका प्रयोग वैदिक काल मतलब 1000 ईसा पूर्व तक में होता रहा है। शून्य का आकार गोला है, ये तो जाना गया कि शून्य का आकार कैसा है, गोला है। आगे हम देखते हैं शून्य के बारे में ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम 30 वर्ष की आयु में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में शून्य की परिभाषा इस प्रकार दी है कि a माइनस a बराबर 0, मतलब कोई भी संख्या लें और उसको उसी में से घटा दें तो मान क्या आता है, शून्य आता है। या किसी संख्या को किसी संख्या में, वही संख्या में यहाँ पे अब बताया गया, देखिए शून्य के बारे में ब्रह्मगुप्त का योगदान सराहनीय है। शून्य के साथ जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सभी क्रियाओं को अच्छी प्रकार समझाया है। इन्होंने बताया है कि शून्य प्लस शून्य बराबर शून्य, शून्य माइनस शून्य बराबर शून्य, शून्य गुणे शून्य बराबर शून्य। और एक भाग वाला जो है कि शून्य को शून्य से भाग देने पर यहाँ पे भागफल रहेगा, एक ना होकर अनिर्णित मतलब कि इनफाइनाइट होता है, मतलब कि शून्य को शून्य से भाग करने पर इन्होंने नहीं बताया क्या आएगा। ठीक है ना। वैसे गणित में क्या माना जाता है कि शून्य को शून्य से भाग करने पे शून्य आएगा, लेकिन अगर आप किसी और संख्या को शून्य से भाग करते हैं तो गणित में क्या बताया जाता है कि इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित आता है, लेकिन मतलब कि आप इसको परिभाषित डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और ये भी बताया गया कि शून्य एक रेशनल नंबर है, मतलब परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें आप पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें। जैसे कि 0 है शून्य, शून्य को आप 0/1 लिख सकते हो और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो शून्य को जब हम 0/1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्यू का मान मतलब कि ये पी होता है, ये क्यू बटे में, तो क्यू का मान 0 भी नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य एक परमेय संख्या है, ये पूछ भी लेता है एग्जाम में आपके। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम शून्य की विशेषताएं। आइए देखते हैं हम कि शून्य की विशेषता क्या है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपकी। तो देख लेते हैं समय रहते। किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर संख्या का 10 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि कोई संख्या, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि 2 है, अगर 2 के दाहिनी ओर आप शून्य रख देते हैं, 2 है, इसके दाहिनी तरफ ये होगा, शून्य रख दिया, तो ये जो संख्या है क्या प्राप्त हुई, 20। ठीक है ना। क्या प्राप्त हो जाती है, 20, मतलब कि 10 गुना हो जाती है। सीधा 2 थी और इसके आप दाहिनी ओर 10 रखे तो क्या बन गया, 2 हम 20, और 20 को आप 2 गुणे कितना लिख सकते हैं, 10, तो 10 गुना बढ़ गई सीधा ही। तो शून्य के दाहिनी तरफ यदि आप एक 0 बढ़ाते हैं, किसी संख्या के दाहिनी तरफ यदि आप शून्य बढ़ाते हैं एक अंक, तो वो संख्या क्या होती है, 10 गुना बढ़ जाती है अपने आप की। ऐसे अगर 5 है, 5 के दाहिनी ओर अगर आप 0 बढ़ा दोगे तो ये 50 हो जाएगी, मतलब 10 गुना बढ़ गई सीधा ही। अगला, किसी संख्या में अन्य संख्या जोड़ने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है किंतु शून्य जोड़ने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि 1
एक में आप शून्य जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक ही आया, मतलब मान में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। जबकि अगर यही एक में एक जोड़े होते कोई अलग संख्या तो एक एक 2 हो जाती, ये मतलब है इसका। शून्य में से कुछ घटाया नहीं जा सकता, इसका मतलब है कि शून्य में से यदि आप एक को घटा रहे हैं तो ये घटेगा नहीं, है ना। -1 आता है बताया जाता है, बट ये शून्य में से वास्तव में घटेगा नहीं, क्योंकि शून्य में से ना तो आप कुछ जोड़ सकते हैं, जोड़ोगे तो वही संख्या आ जाएगी, घटा नहीं सकते हैं। अगला, शून्य से किसी संख्या को गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है ना। जैसे यहीं पर देखें 2 × 0 ये रहा, अगर गुणा करोगे कितना आएगा, 0 आएगा, 2 × 0 = 0 आ जाएगा। शून्य से भाग नहीं दे सकता, किसी भी संख्या को आप शून्य से भाग नहीं दे सकते हैं, मतलब भाग देते हैं तो जो भागफल होता है कितना होता है, अनंत बार जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला, और ये रहा आपका लास्ट पेज, इसमें हम पूरा कवर कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत डिटेल तरीके से लिया है और थोड़ा बहुत आप देख लेंगे अपने सीरीज में भी। लगभग इसने ही आप बहुत अच्छा स्कोर करके आए, क्योंकि 50 नंबर का पेपर है, आपको पता ही है। आगे देखते हैं, हम थोड़ा संख्या के बारे में जान लेते हैं। सम संख्या, जिनको इवन नंबर्स कहते हैं, तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो वो संख्याएं सम संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए ये दिया गया है 2, 4, 6, 18। जैसे कि 2 संख्या है, 2 को 2 से भाग करो, पूरी तरह से कट जाए तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 2 × 1 = 2, कट गया। ऐसे 4 को भाग करोगे 2 से तो 2 बार में कट जाएगा। मतलब कि दशमलव में ना काटो आप, पूरी तरह से कटे, पूर्ण संख्या में भाग हो, है ना, पूर्णतः विभाज्य हो, तो वो संख्याएं सम कहलाती हैं। और विषम, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 1, 3, 5, 13। अगर आप 1 को 2 से भाग करेंगे तो पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, कितना आएगा, 0.5 आएगा, तो ये पूर्णतः नहीं विभाज्य हो रही है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है, सॉरी विषम संख्या है। अभाज्य का तो अलग फैक्टर होता है, अभी बताएंगे आपको हम अभाज्य के बारे में। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या, और जो 2 से पूरी तरह कटेगी वो क्या कहलाएगी, सम संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो वो ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, है ना। उदाहरण जो यहाँ दिया है सारे रॉन्ग दिए गए हैं। √5 होगा, यहाँ पे √7 होगा और √R होगा, मतलब जिसका वर्गमूल ही ना निकले वास्तव में। जैसे कि √2 लिख दिया हमने, अब √2 का पूरी तरह से वर्गमूल तो निकाल नहीं पाएंगे, निकालेंगे तो 1.414 डॉट 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 आएगा। ये ना ये कभी ख़त्म होगा आगे दशमलव के बाद, और ना ये संख्या रिपीट होगी। तो जब रिपीट ही नहीं होगी तो आप इसको दशमलव को हटा के P/Q के रूप में व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय, ठीक है। और अगर वहीं बात करें परमेय संख्या की, तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो वो ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, तो इन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 5/4 है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है। -1/6 है, 2 सही 1/4 है, 0 भी होता है, ठीक है ना, इसको भी याद रखेंगे। 0 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1 आप लिख सकते हैं, और ये भी एक क्या हो जाएगी, परमेय संख्या कहलाएगी। अब हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। और एक चीज़ याद रखेंगे, जो पाई होता है, पाई ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि जो पाई का मान 22/7 जब लिख दिया जाता है, अगर ये लिखा मिले ऑप्शन में तो ये परमेय कहलाएगा। याद रखेंगे आप, पाई क्या है, अपरिमेय है, जबकि 22/7 एक परमेय संख्या है। शून्य देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 सहित प्राकृतिक संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम नेचुरल नंबर, अब नेचुरल प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये प्राकृतिक संख्या, यदि हम इसके समूह में 0 को और शामिल कर लें, है ना, तो ये जो समूह बना ये क्या कहलाता है, ये सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम थोड़ा और बताते हैं। मैंने कहा था कि यहाँ पे भाज्य और अभाज्य के बारे में आपको बताएंगे थोड़ा सा, तो आइए देखते हैं हम कि भाज्य संख्याएं क्या जानते हैं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्या से कटे पूरी तरह से। जैसे कि 4 है, 4 जैसे कि 1 से कटेगी पूरी तरह कटेगी, 2 से कटेगी कटेगी, और 3 से नहीं कटेगी, लेकिन ये 4 से भी कटेगी। तो भाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जो 2 संख्या से अधिक संख्या से कटे, मतलब कि अपने आप से और 1 से तो कटेगी ही कटेगी, और भी किसी संख्या से कटे। जैसे कि 4 1 से कटे और 4 से कटे, और एक संख्या 2 से भी कट रहा है, तो यहाँ 2 से अधिक इसके जो है फैक्टर बन रहे हैं, तो ये संख्या क्या कहलाती है, भाज्य।
जैसे 4 है, 6 है, क्योंकि 6 भी कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, इतनी संख्या से कटेगा 6 पूरी तरह से, तो ये भाज्य है। अब अगर बात करें यहीं पर हम कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या केवल अपने आप से कटती है और या फिर 1 से कटती है, मतलब 2 संख्या से कटती है। जैसे कि एग्जाम्पल 5 ले लें हम, तो 5 1 से कटेगा या फिर 5 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसके केवल 2 जो है फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि ये 2 संख्या से केवल कटेगी, तो ये संख्या क्या है, अभाज्य है। ऐसे अगर आपसे हम कहें कि 3, तो 3 भी क्या होगी, अभाज्य, क्योंकि 3 1 से कटेगी या फिर 3 से कटेगी अपने आप से, ठीक है ना। अब यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा और आपसे हम चर्चा करते हैं, बताते हैं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में ना। अगर यहीं पे बात किया जाए कि भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ आप, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है 4 होती है, याद रखेंगे आप। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है, क्योंकि अगर इसके पहले जितनी भी संख्याएं मिलेंगी आपको, एक तो ना तो भाज्य है ना भाज्य है, ये केवल क्या है, प्राकृतिक संख्या मानी जाती है। 2 ये आपकी क्या है, सम संख्या है, और ये क्या है आपकी बोले तो आपकी सम संख्या भी है। सबसे छोटी सम संख्या 2 ही होती है, ठीक है ना। और ये जो होती है, ये तो हो ही गया। भाज्य संख्या अगर सबसे छोटी पूछे तो क्या होती है, तो 4 होती है, ठीक है ना, याद रखेंगे। और अगर सबसे बड़ी पूछे तो अनंत, क्योंकि इसके बारे में आप कोई बता नहीं सकता कि कौन सी होगी, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं हैं। और अगर अभाज्य में सबसे छोटी अभाज्य पूछे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, याद रखेंगे। ये आपकी सम भी है और अभाज्य भी है, तो सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या कौन होती है, 2। क्यों, क्योंकि 2 जो है 1 से कटेगी और किससे कटेगी, अपने आप से कटेगी, तो ये भी 2 ही संख्या से कट रही है ना। तो इस संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ठीक है ना, इतने में ही स्पीड थोड़ा हमारी ज़्यादा है, हमने पूरे को कवर किया है। और इससे आपका हिंदी भी बहुत अच्छे से नंबर बन जाएगा, जो आपने शुरू में पढ़ा होगा क्लास में, इसी में, है ना। तो अलग अलग वर्ड हैं और ये सब पूरा का पूरा आप समझें, लेखन किसे कहते हैं, लेखन के उद्देश्य क्या है, पठन क्या है, पठन के उद्देश्य क्या है, तो बहुत अच्छा मार्क आप गेन करके आएंगे एग्जाम में। तो आपके लिए हमने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारी क्लासेस अपलोड कर दी हैं। गणित आप देख लेना, विज्ञान बहुत अच्छा स्कोर, 100% गणित की 2 क्लासेस हमने अपलोड की है। अब एक क्लास मैराथन की लगाएंगे और महामैराथन के, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जो भी आपके फ्रेंड कोई भी हो, है ना, सेकेंड सेमेस्टर में भी हो, तो उनके लिए भी क्लासेस अपलोड है बहुत सारी, वो भी देख सकते हैं और एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो बस यहीं तक रखते हैं, लगातार आप बने रहें, पूरा वीडियो आपने देखा, है ना। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना यार, ठीक है, मेहनत बहुत लगती है, आपको पता ही होगा। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना, ठीक है ना। आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और जो भी होंगे आपके फ्रेंड, जो भी डीएलएड, है ना, या कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे होंगे, वो भी सब्सक्राइब उनको भी करा देंगे आप, ठीक है। तो चलिए, और क्विज़ हमारे कम्युनिटी पर अपलोड होती रहती है, आप क्विज़ को भी लगाएं, ठीक है। वो वहाँ से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही। तो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले जो है विषय के मैराथन में। तब तक के लिए एक बार आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।